Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy। मुझे पता है बहुत देर के बाद वीडियो आ रही है और इस देरी के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा जस्टिस, दैट इज न्याय। ठीक है, तो ये एक लेक्चर सीरीज होंगी हमारी जस्टिस में, जहाँ पे हम व्हाट इज जस्टिस, क्या होता है जस्टिस, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि एरिस्टोटल और प्लेटो, उनका कॉन्सेप्ट क्या था जस्टिस का। साथ ही में टाइप्स ऑफ जस्टिस कौन से होते हैं और डायमेंशन ऑफ जस्टिस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है हमारे 21st सेंचुरी के द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर जिनको कहा जाता है रॉल्स, उनकी जो थियरी आई थी 1971 में, थियरी ऑफ जस्टिस को समझने की कोशिश करेंगे हम। साथ ही में कुछ क्रिटिसाइजर्स थे जिन्होंने जो है रॉल्स की थियरी को क्रिटिसाइज किया था। कौन थे वो? मार्क्सिस्ट थियरिस्ट थे, कुछ फेमिनिस्ट थे, लाइब्रेटेरियन क्रिटिक थे। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी एक सीरीज होने वाली है। ठीक है, हम 3 पार्ट्स में इस लेक्चर सीरीज को डिवाइड करेंगे और वन बाय वन सारे ही चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जस्टिस क्या होता है। ठीक है, न्याय क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि हम न्याय को किस तरह से देखते हैं, कि सभी को पता है न्याय क्या होता है, कि एक जुडिशियरी सिस्टम होती है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? न्याय प्रोवाइड करती है। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा मीनिंग हो गया है न्याय का। न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इससे भी ज्यादा डिटेल में इसके बारे में स्टडी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जस्टिस ये वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, देखिए हर एक चीज का लैटिन वर्ड से ही ओरिजिन निकल कर आता है। सिमिलरली जस्टिस का भी जो है वो लैटिन वर्ड जस से मीनिंग निकल कर आता है, जिसका मतलब होता है राइट और लॉ। ठीक है, यानी कि जो सही होता है और जो कानून के द्वारा बनाया जाता है उसे न्याय कहा जाता है, और ये लैटिन वर्ड से आया है, जस वर्ड से। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हैज अ सेंट्रल प्लेस सिंस द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमारे लिए कुछ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से हमको देखने को मिलता है ना। जैसे कि पहले समाज में क्या होता था कि जब प्री हिस्टोरिक पीरियड था, जब ह्यूमन का सिविलाइजेशन बना भी नहीं था, जब लोग एक साथ नहीं रहते थे, तब भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में था। ठीक है, जैसे कि लोगों को पता था कि किसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, किसके साथ बुरा व्यवहार करना है ना। तो वहां से भी आपको जस्टिस देखने को मिलता है। द कंसेप्ट इज एज ओल्ड एज पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थियरी। जहां तक हमें पता है कि एंशियंट पीरियड से सबसे पहले पॉलिटिकल थियरीज हमारी आई थी। ठीक है, पॉलिटिकल कंसेप्ट आए थे। तो जस्टिस का भी कंसेप्ट जो है वो उतना ही पुराना है, उतना ही एंशियंट है, जितना कि हमारा पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थियरी का कंसेप्ट होता है। देखिए, यहाँ पे जस्टिस को समझने वाली एक बात है, जैसे कि हमने देखा था कि हम नैरो व्यू से अगर जस्टिस को देखते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट होती है हर कंट्री की, स्टेट की हाई कोर्ट होती है, वही जुडिशरी होती है, वही आपको न्याय देती है। तो ये बहुत ही ज्यादा नैरो कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो जस्टिस बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही डिटेल बातें इसमें बताई गई है। जैसे कि हमें पता है दैट जस्टिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉरल जजमेंट। ठीक है, एंड इन पर्टिकुलर वन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जस्टिस का मायना क्या होता है? देखिए, जस्टिस का मतलब ये होता है कि जस्टिस ये चीज है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉरल जजमेंट है हमारा, ताकि हमें पता चले कि किसके साथ हमें अच्छा करना है, यानी कि किसको हमें रिवॉर्ड देना है और किसको पनिशमेंट करना है। जस्टिस यहाँ पे डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम कि अगर किसी ने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो हम उसे क्या करेंगे? वी विल रिवॉर्ड हिम, है ना। उसे कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, और वो उसके लिए जस्टिस रहेगा। साथ ही में अगर कोई, देखिए समझ लीजिए एक चोर है, उसने चोरी की है, तो क्या हम उसे भी रिवॉर्ड देंगे? नहीं, हम उसे क्या देंगे? वहां पे पनिशमेंट करेंगे। उसने जो काम किया है उसके लिए उसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का ही मतलब क्या होता है? अगेन जस्टिस होता है। यानी कि मतलब देखिए, मतलब हर एक व्यक्ति को वो मिले जिसके लायक वो व्यक्ति है, उसे ही न्याय कहा जाता है। यानी कि जो अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। साथ ही में अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए उसे क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलना चाहिए। ओके,
It is said at the same time it is vexed controversial topic of political science. The political philosophers beginning from Plato right up to the 20th century the theory has been defined in various ways. हमको पता है कि न्याय के जो है वो परिभाषा या डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती आ रही है। ठीक है, सबसे पहले ये जो जस्टिस के बारे में बात की थी, अगर हम एंशिएंट थिंकर की बात करें, हमारे पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल फिलोसॉफी के फादर प्लेटो ने सबसे पहले जो है वो जस्टिस की बात की थी। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ये उसके भी पहले आया कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कि देखिए मनु मनु और कौटिल्य, ये जो हमारे इंडियन थिंकर्स है, इन्होंने भी न्याय को जो है वो डिफाइन किया था, न्याय के बारे में बात की थी। मनु जो है वो प्लेटो के भी पहले आते हैं। जैसे हमें पता है कि कौटिल्य कौन थे, कौटिल्य यानी कि हमारे चाणक्य। चाणक्य तो एरिस्टोटल के कंटेम्प्रेरी थे, उन्हीं के पीरियड में वो आए थे और उन्हीं के वक्त उन्होंने भी न्याय का उनका एक सिद्धांत दिया था। लेकिन जो मनु है, हमारे एंशिएंट इंडियन थिंकर मनु, ये आते हैं प्री वैदिक पीरियड में। ठीक है, जहां से सिविलाइजेशन जस्ट स्टार्ट हुई थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है वो मनु ने न्याय का कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली इन्होंने न्याय को क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यानी कि एक सिविल न्याय और दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर्स में अलग न्याय होना चाहिए। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है, दो तरह के न्याय होते हैं हमारे यहाँ पे। एक होता है हमारा पिनल कोड, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, और एक होता है सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि एक में आपको डेफिनेशन दिए जाते हैं कि न्याय का मीनिंग क्या होना चाहिए, दूसरे में पनिशमेंट दिए जाते हैं। सीआरपीसी में क्या होते हैं, बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं, पनिशमेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 302 ये आर्टिकल किसके लिए है, अगर आप किसी का मर्डर करते तो आपके ऊपर 302 ये चार्ज लगाया जाता है। ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, बेसिक चीज है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या हो सकती है जस्टिस की। इन सिंपल टर्म जस्टिस इज एन एक्शन इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ सम लॉ। ठीक है, यानी कि किस तरह से जस्टिस ऐसे ही सोसाइटी में नहीं आ सकता है। जस्टिस सोसाइटी में लाने के लिए उससे रिलेटेड हमें लॉ लाने पड़ते हैं, है ना, कानून लाना पड़ता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं पार्ट 3 में, साथ ही में उन फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमें आर्टिकल 32 दिया है। अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है तो अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, है ना। अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट के पास प्लीट कर सकते हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स किसी ने छीना है, आप हमें वो वापस हमारे अधिकार दिलवाइए। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया आर्टिकल 32, और आर्टिकल 226 होता है हमारा हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, दोनों के पास भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है वो रिट्स के पावर है। बेसिकली यहाँ पे वो काम क्या कर रहे हैं, एक लॉ हमने सेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसी की वजह से ये दो आर्टिकल इंप्लीमेंट किए गए हैं ताकि हमको क्या मिल पाए, पूरी तरह से न्याय मिल पाए। जस्टिस इवॉल्व थ्रू वेरियस ओपिनियंस द एंशिएंट इंडियन थिंकर, जैसे अभी हमने बात किया था कि मनु और कौटिल्य, एंशिएंट इंडियन थिंकर ने भी जो है वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हिंदी में हम थोड़ा डिस्कस करके देखते हैं कि न्याय क्या है। न्याय कुछ कानून की आवश्यकताओं के अनुसार कार्रवाई है, चाहे ये नियम मानवीय सहमति या सामाजिक मानदंडों पर आधारित हो। ठीक है, जैसे कि न्याय का जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिया कि रिक्वायरमेंट ऑफ सब लॉ। अब ये लॉ कौन क्रिएट करेगा, आइदर दे आर ग्राउंडेड ऑन द ह्यूमन कॉन्सेंसस और सोसाइटल नॉर्म्स, और दे आर सपोज टू इंश्योर दैट ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी रिसीव क्या, फेयर ट्रीटमेंट। सबको क्या मिलना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी के साथ जो है वो सोसाइटी में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ हो गया हमारा बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जस्टिस का। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो दो एंशिएंट थिंकर हमारे एरिस्टोटल और प्लेटो ने किस तरह से जस्टिस को डिफाइन किया था। देखिए दोनों ने भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उनका थ्योरी दिया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो, साथ ही में एरिस्टोटल ने भी उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है। लेकिन देखिए दोनों का भी जस्टिस सिमिलर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि प्लेटो जो है वो हर एक मामले में, एरिस्टोटल जो है वो हर एक चीज में, हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते थे प्लेटो के आइडियल स्टेट को। उसी तरह से इनका जस्टिस भी तो है थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों से। देखते हैं दोनों के व्यू क्या है। इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मेजर स्कूल ऑफ जस्टिस इज प्लेटोज कंसेप्शन। ठीक है, सबसे पहले प्लेटो ही थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में जिन्होंने सबसे पहले बात की थी जस्टिस की, कि सोसाइटी में न्याय किस तरह लाना चाहिए, और एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते थे प्लेटो। और अकॉर्डिंग टू प्लेटो अगर आपको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है
तो उस स्टेट का न्याय एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, है ना, कि बिना न्याय के कोई भी स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता। प्लेटो ऑब्जर्व दैट जस्टिस इज द रेमेडी फॉर सेविंग सोसाइटी अगेंस्ट टू इविल फोर्सेस। देखिए, अगर हमको सोसाइटी को बचाना है, जस्टिस लाना है, और जस्टिस किस चीज के लिए लाना है, सोसाइटी में जो लोगों का इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होती है, अज्ञानता, ठीक है, अज्ञानता और उनकी पॉलिटिकल सेल्फिशनेस को अगर हमें खत्म करना है, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हमें सोसाइटी में क्या लाना जरूरी है, जस्टिस लाना जरूरी है, ठीक है। इग्नोरेंस याद रखना, उनका कॉन्सेप्ट इसका मतलब होता है अज्ञानता, साथ ही में उन्होंने कहा था पॉलिटिकल सेल्फिशनेस, है ना, यानी कि हम पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल पोजीशन में आना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पीछे हमारे कुछ सेल्फिश बेनिफिट्स होते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं। तो इन दोनों चीजों को, इग्नोरेंस को और पॉलिटिकल सेल्फिशनेस को रोकने के लिए जो है वो प्लेटो ने कहा था कि जस्टिस ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, ठीक है, सोसाइटी को बचाने के लिए। वहीं पे एरिस्टोटल बात करते हैं प्रोपोर्शनेट इक्वेलिटी की। देखिए, इक्वेलिटी का जो कंसेप्ट है एरिस्टोटल का, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। देखिए, बेसिकली एरिस्टोटल का कहना ये था कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि जो समान है उनको समानता के मतलब दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, और जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। तो ये होती है उनकी प्रोपोर्शनेट इक्वेलिटी। इसका मतलब ये भी होता है कि उस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उतनी ही समानता के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनेट इक्वेलिटी बाय एरिस्टोटल। ये है हमारे प्लेटो, ये है हमारे एरिस्टोटल। आई नो आप सब इन दोनों के फेस से फैमिलियर ही हो गए। एरिस्टोटल को कहा जाता है, देखिए, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, याद रखना। और साथ ही में आपके लिए एक क्वेश्चन, कमेंट में बताइए मुझे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए, अब प्लेटो और एरिस्टोटल का जस्टिस देखते हैं। प्लेटो का कॉन्सेप्ट देखते हैं। उन्होंने कहा था कि जस्टिस इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, 3 प्रिंसिपल होते हैं सोसाइटी के। अगर ये तीनों भी प्रिंसिपल प्रॉपरली वर्क करते हैं तभी जाके सोसाइटी में क्या आएंगी, जस्टिस आएंगी। तो सबसे पहले वो बात करते हैं नॉन इंटरफेरेंस की, ठीक है। चलिए थोड़ा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं, प्लेटो का व्यू क्या था सोसाइटी को लेकर। सबसे पहले प्लेटो ने जो क्या किया था, सोसाइटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, ठीक है। एक थे फिलोसोफर किंग, जो कि जिनका काम था स्टेट को चलाना। दूसरा था सोल्जर मर्सनरीज क्लास, जिनका काम था सोसाइटी को डिफेंड करना। और तीसरा था वर्कर क्लास, ठीक है, उसे ही हम बिजनेस क्लास कहते हैं, जिनके हाथ में था स्टेट का इकोनॉमी रन करना, ठीक है। तो इन तीनों सोसाइटी को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 तरह के सिटीजन इन्होंने बनाए थे। और इसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये तीनों अपना अपना काम ठीक से करते हैं तो सोसाइटी में न्याय आ सकता है। और सोसाइटी में अगर न्याय आएगा तो सोसाइटी कैसी बन जाएगी, एक वेलफेयर स्टेट बन जाएंगी। ऐसा किसका कहना था, प्लेटो का कहना था। तो वहां पे एक बात उन्होंने प्रिंसिपल दिया है, नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि क्या है कि कोई भी किसी के दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। जैसे कि फिलोसोफर किंग अपना काम कर रहा है, सोल्जर अपना काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं, और इन तीनों को भी अपने एक दूसरे के कामों में कभी इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। सोल्जर का काम है स्टेट को डिफेंड करना, उसने पॉलिटिकल अफेयर्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से नॉन इंटरफेरेंस की बात ये कहते हैं। देखिए, यहाँ पे भी बताया कि सोसाइटी को उन्होंने क्या किया था, अलग अलग टास्क दिए थे, सबको अलग अलग टास्क दिए थे। उनको टास्क उनके अगर वो प्रॉपरली काम करते हैं तो ही सोसाइटी में क्या होता है, जस्टिस आ सकता है। नॉन इंटरफेरेंस का पॉइंट। दूसरा प्रिंसिपल देखिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अभी मैंने यहाँ पे बात की थी कि तीनों को अलग अलग ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए जो है प्लेटो ने कहा था कि तीनों के अपने अपने रोल है, वही रोल उनको पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट आ जाता है। फिर से यहाँ पे सोल्जर का काम करेगा, जो पॉलिटिकल मेंबर्स है फिलोसोफर किंग के साथ जो लोग होते हैं उनका काम है पॉलिटिकल अफेयर्स में ध्यान देना, बिजनेसमैन का ध्यान है इकोनॉमी को बैलेंस रखना। देयर इज नो नोशन ऑफ अथॉरिटी और सोवरिन पावर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सोवरिन पावर नहीं होती है। एरिस्टोटल प्लेटो का जो स्टेट है, प्लेटो के स्टेट में किसी के पास भी सोवरिन पावर नहीं होती है। प्लेटो ने डिटेल डिस्कस किया है इसके बारे में।
जब हम प्लेटो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न थिंकर, सबसे पहले हम प्लेटो की ही डिस्कस करने वाले हैं। तब आपके जो डिटेल बाकी बचे हुए पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में, जल्दी ही वो वीडियो भी आएंगी। साथ में थर्ड प्रिंसिपल दिया था इन्होंने हार्मनी का, ठीक है। हार्मनी क्या होती है? बेसिकली लोगों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। और हार्मनी का ही मतलब यहाँ पे क्या होता है? भाईचारा, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना। ह्यूमन वर्च्यू अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज डिवाइडेड इनटू विजडम, करेज एंड टेम्परेंस एंड जस्टिस। द फर्स्ट थ्री हैज असाइंड टू ईच क्लास, ठीक है। अब विजडम किसके लिए दिया है उसने? फिलोसोफर किंग के लिए दिया है। करेज किसके लिए होना चाहिए? ब्रेवरी, करेज, ये किसका होना चाहिए? एपेटाई, ये होना चाहिए हमारा सोल्जर के लिए। और टेम्परेंस, एपेटाई, ये किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस क्लास के लिए होना चाहिए। जब ये तीनों भी अपना रोल प्रॉपरली काम करेंगे और हार्मनी में सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे, है ना, मिलजुल के रहेंगे, तभी जाके क्या आ सकता है सोसाइटी में? जस्टिस प्रिवेल हो सकता है। तो ये कुछ कंसेप्ट था हमारा प्लेटो का। अब देखते हैं हम एरिस्टोटल का कंसेप्ट क्या था। एरिस्टोटल ने बेसिकली दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया था जस्टिस को। एक था उनका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक था करेक्टिव जस्टिस। इसी में ही एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल जस्टिस का, ठीक है, उसे भी बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल वाज ऑफ द ओपिनियन, ठीक है। सबसे पहले जानिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता क्या है। इसका ही मतलब हिंदी में होता है वितरणात्मक न्याय, यानी कि जो रिसोर्सेस है सोसाइटी में, जो लोगों के पास रिसोर्सेस है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। न्याय जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी के साथ भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। साथ ही में करेक्टिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस यानी कि क्या होता है? सुधारात्मक न्याय। All laws related to commercial transaction are deal with remedial and corrective action. It aims to restore what an individual has lost. यहाँ पे corrective का मतलब देखिए, इनका कहना था कि compensate होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको अगर आपको न्याय देना है तो आपको उसके लिए कुछ compensate करना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एक चोर ने एक अच्छे भले इंसान के घर पे चोरी की है और वो गया फिर कोर्ट में कि मेरे घर पे इस चोर ने चोरी की है। अगर ये साबित हो जाता है कि चोर ने उसके घर पे चोरी की है, उसके कुछ प्रॉपर्टी चुरा ली है, उसके कुछ गोल्ड चुरा लिया है, तो एज अ कॉम्पनसेट क्या करना पड़ेगा? स्टेट को उसको वो रिस्टोर करके देना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्पनसेट करके देना पड़ेगा। जितना अगर 10 लाख का सोना चुराया है तो 10 लाख उसे देने होंगे। तो ये हो जाता है करेक्टिव जस्टिस, जो कि दिया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। अगेन इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम एरिस्टोटल का चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीन तरह के जस्टिस हमें आज डिस्कस करने हैं। एक होता है सोशल जस्टिस, जिसका मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय। दूसरा हो जाएगा आपका पर्सनल जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत न्याय। और तीसरा होता है सुपरनैचुरल जस्टिस, ठीक है। सुपरनैचुरल यानी कि अलौकिक न्याय। अब देखते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या होता है। सोशल जस्टिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस टू मोस्ट सोसाइटीज बिकॉज विदाउट जस्टिस इन द सोसाइटी we cannot say that there is equality in the society if there is no justice in the society, right? It involves that setting up a system of law established by the society and then officials enforce the law। यानी कि सामाजिक न्याय क्या होता है कि एक ऐसा ऐसा कानून या ऐसा न्याय जो कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाए, और ये लॉ कौन बनाएगा? सोसाइटी के लोग खुद से एक कायदा बनाएंगे सोसाइटी में न्याय लाने के लिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या करेंगे? एक ऑफिशियल्स को वहां पे रिक्रूट करेंगे ताकि वो ठीक से उस कायदे का पालन कर पाए। साथ ही में देखते हैं हम पर्सनल जस्टिस क्या होता है। देखिए पर्सनल जस्टिस सबका अपना अपना होता है, सबके अपने अपने देखने के नजरिए है न्याय को, ठीक है। कोई अच्छे काम करने को न्याय समझता है, कोई बुरा काम करने को न्याय समझता है, ठीक है। सो दिस हैपन्स टू एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मॉरल वैल्यूज। किस तरह से आपकी एक नैतिक वैल्यूज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्सनल जस्टिस होता है। बेसिकली देखिए, अगर आप ऐसे परिवार में रहते हो जहां पे पैट्रियार्की का डेफिनेशन, पैट्रियार्की का एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, पैट्रियार्की, ठीक है, पुरुष प्रधान संस्कृति। वहां पे हम देखते हैं कि घरों में
हर वक्त अन्याय होता है स्त्रियों के साथ, ठीक है, जो लेडीज होती है, फीमेल्स होती है घर में, उनके साथ अन्याय होता है। और आपको लगता है कि आप उनको सिर्फ रहने के लिए घर और खाने के लिए रोटी दे रहे हो, मतलब आप उनके साथ न्याय कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही एटमॉस्फेयर में बड़े होते हो, अगर आपके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है, तो बड़े जाकर आपके मन में भी क्या रहेगा कि फीमेल को सिर्फ या अपनी वाइफ को सिर्फ अगर हम 2 वक्त की रोटी देते हैं और रहने के लिए घर देते हैं, मतलब हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं। तो इस तरह से न्याय की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। वहीं पे एक ऐसी फैमिली जहाँ पे फादर अपने वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करता हो और आप वो देखकर ही बड़े हुए हो, तो बड़े होकर आप भी क्या करोगे, अपनी वाइफ की, अपनी गर्लफ्रेंड की क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। यानी कि क्या होता है यहाँ पे पर्सनल जस्टिस में डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग ही जस्टिस वो प्रिवेल होता है। तीसरा है सुपर नेचुरल जस्टिस, ठीक है, यानी कि अलौकिक न्याय। अब ये कौन सा न्याय है, एक ऐसा न्याय जो कि डायरेक्टली गॉड के द्वारा दिया जाता है। इट इज सपोज बाय मेनी पीपल दैट जस्टिस इज कंट्रोल्ड बाय गॉड एनर्जी और फोर्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है, समझ लीजिए आपको, आपके साथ किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया है, तो सोसाइटी में कुछ अच्छी सोच वाले लोग भी होते हैं, उनका कहना होता है कि मेरे साथ तुमने अन्याय किया है, भगवान तुम्हारे मुझे न्याय दिलाएगा, भगवान तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाएगा, ठीक है। तो हम ये जो भगवान या गॉड का जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, वो आता है सुपरनैचुरल जस्टिस में। देखते हैं 17th सेंचुरी में सबसे पहले बात की थी, देखिए थ्योरी ऑफ जस्टिस जिन्होंने दिया था, जस्टिस के बारे में जो बात की थी लिबरल थिंकर जॉन लॉक ने। उन्होंने कहा था कि थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ जो है वही होना चाहिए मीन्स ऑफ जस्टिस। इसी का मतलब क्या होता है, अगर हर व्यक्ति नेचर के हिसाब से काम करेगा तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। यही तो कहता है जॉन लॉक का थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है। उन्होंने उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो है जस्टिस को डिफाइन किया था जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। लिबर्टी के फादर थे, सबसे बड़े एडवोकेट थे, पॉइनर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, थिंकर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन आर्ग्यूड दैट जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ एवरीवन कंसर्न्ड, ठीक है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही ये होता है कि जब, अभी हमें पता है कि 3 लोग थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था। एक थे हमारे थॉमस हॉब्स, दूसरे थे जॉन लॉक और तीसरे थे जीन जैक्विस रूसो। इन तीनों ने जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था। और एक कॉमन चीज इन तीनों में जो है, उन्होंने कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में लोग मिलकर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में न्याय आएगा, स्टेट बनेगा, कायदे बनेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा जो है सोसाइटी में न्याय लाना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में तीनों थिंकर्स ने कहा था। अब देखते हैं हम 19th सेंचुरी में आया था हमारा यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, जिसके थे सबसे बड़े एडवोकेट जेएस मिल। और जेएस मिल तो एडवोकेट थे, लेकिन हु इज नोन एज फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। उपयोगितावाद सिद्धांत के फादर किसे कहा जाता है, कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिए इसका, ठीक है। जेएस मिल थे, साथ ही में इनके फादर थे, ठीक है, जॉन मिल, और उनके फादर के दोस्त, ठीक है, वो उन्हीं को ही कहा जाता है यूटिलिटेरियन थिंकर के, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के फादर। तो कमेंट में मुझे नाम बताइएगा कौन है वो। अब यूटिलिटेरियन थिंकर जेएस मिल का कहना था दैट जस्टिस इज व्हाट हैज द बेस्ट कंसिक्वेंसेस, यानी कि एंड मीन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जस्टिस डिपेंड ऑन दी बेस्ट कंसिक्वेंसेस। अगर आप किसी के साथ अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, यानी कि बेस्ट कंसिक्वेंसेस निकल कर आ रहा है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, ऐसा जेएस मिल का कहना था, ठीक है। देखिए यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो है, एक ही प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का, जो है मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया था जेएस मिल ने, जो कि एक यूटिलिटेरियन थिंकर है। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। कंसर्न व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट whom they are distributed and what is the proper distribution। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, वो कहते हैं कि जो न्याय का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो किसके साथ हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरह से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए न्याय का, उसके ऊपर बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इगैलिटेरियन थिंकर्स, देखिए इगैलिटेरियंस उनको कहा जाता है जो कि इक्वेलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। इक्वेलिटी को, समाज में हर एक इंडिविजुअल की इक्वेलिटी के ऊपर जो इंफेसिस देते हैं, उनको इगैलिटेरियन थिंकर कहा जाता है।
आगे हम जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो खुद एक लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर माने जाते हैं, ठीक है। इगैलिटेरियंस आर्ग्यूड दैट जस्टिस कैन ओनली एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। जब सबको समानता दी जाएंगी, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा स्टेटस में, तब जाकर सोसाइटी में क्या आएंगी, न्याय आएगा। ऐसा कहना है इगैलिटेरियन थिंकर्स का। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए बेसिकली जो जस्टिस है उसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, टाइप्स होते हैं। डायमेंशंस 4 तरह के होते हैं, हम देखेंगे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, और साथ ही में 2 तरह से जस्टिस को डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपकी प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है। दूसरी हो जाएंगे आपकी सब्सटेंटिव जस्टिस। यहाँ पे प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, प्रक्रियात्मक न्याय, और सब्सटेंटिव जस्टिस यानी कि मूल न्याय आपका क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस जस्टिस का मतलब इसी में छुपा है, देखिए नाम में छिपा है इसका मतलब। यहाँ पे प्रोसीजर की बात हो रही है, ठीक है। दे एम्फेसिस ऑन द प्रोसीजर, ठीक है। इफ प्रोसीजर इज फेयर आउटकम विल, इफ प्रोसीजर इज फेयर आउटकम विल ऑलवेज बी फेयर। कुछ इस तरह से प्रोसीजरल जस्टिस वाले डिफाइन करते हैं प्रोसीजरल जस्टिस को। अगर आप किसी को न्याय देने वाला चाहते हो और आप एक प्रॉपर प्रोसीजर से जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि आपके साथ किसी ने कुछ दुर्व्यवहार किया है, या आपको किसी ने मारा है, या आपके साथ किसी तरह की नाइंसाफी होती है, तो आप डायरेक्टली जाके उस व्यक्ति को मारते हो क्या, उसे गाली गलौज करते हो क्या? नहीं। आपको पता है अगर उसको पनिशमेंट आपको दिलानी है तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाना होगा। यानी कि आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाओगे, ठीक है, वो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। वहां पे आप एफआईआर दर्ज करोगे उस व्यक्ति के खिलाफ। उसके बाद जब पुलिस फर्दर प्रोसीडिंग करेंगी तो आपका केस जो है वो कोर्ट में जाएगा, एंड देन कोर्ट विल डिसाइड कि उसे क्या पनिशमेंट देनी है और आपको क्या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। तो जो प्रोसीजरल जस्टिस के सपोर्टर्स है उनका कहना है कि अगर प्रोसीजर सही होती है, ठीक है, तो जो उसका आउटकम है वो भी कैसा होता है, सही होता है, फेयर होता है। विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रोसीजर और पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल मीन्स यहाँ पे देखिए अब 2 तरह से आपको प्रोसीजरल जस्टिस मिल सकता है। एक तो है लीगल प्रोसीजर से और दूसरा होता है पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा। अब लीगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कायदे के सामने सब कैसे है, समान है। कायदे से बड़ा कोई भी नहीं है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। कायदा और कानून जो है वो सबसे बड़ा होता है, सब उसके सामने समान होते हैं, चाहे आप अंबानी रहो या गरीब रहो, आपके लिए पनिशमेंट लॉ सिमिलर ही होता है। वैसे ही पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, राइट टू वोट, हर एक चीज में आपको अधिकार मिलना चाहिए समान। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, आपको जब आपको पार्टिसिपेट करने की आजादी होती है पॉलिटिकल प्रोसेस में, तब जाके आपको जो है वो राजनीतिक न्याय मिलता है, ठीक है। और प्रोसीजरल जस्टिस के सपोर्टर्स है न्यू लिबरल थिंकर्स, ठीक है। अब न्यू लिबरल जो है कॉन्सेप्ट 1970s के बाद आया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने लिबरलिज्म पढ़ा है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म आया था, फिर मॉडर्न लिबरलिज्म आया था, उसके बाद लाइबर्टेरियनिज्म आया था, और उसके बाद आया था 1970s में एक न्यू कॉन्सेप्ट न्यू लिबरलिज्म का। और आज सोसाइटी में बहुत ज्यादा न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, लिबर्टी का, ठीक है। अब देखते हैं रॉबर्ट नॉजिक की थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट, ठीक है। उनकी एक बुक आई थी, रॉबर्ट नॉजिक जो एक लाइबर्टेरियन थिंकर है, ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट नॉजिक का नाम याद रखिएगा। ही इज एन लाइबर्टेरियन थिंकर, ठीक है, जो लिबर्टी को भी सपोर्ट करते हैं, लाइबर्टेरियन थिंकर। जैसे मैंने आपको कहा लाइबर्टेरियन कंसेप्ट कब आया था, 1960s के पास हम बोल सकते हैं। 1960s के बाद जो है वो लाइबर्टेरियन का कंसेप्ट आया था, और 1970s के बाद न्यू लिबरल कंसेप्ट आया था। अब ये डेट्स याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि क्लासिकल लिबरलिज्म कब आया था, मॉडर्न लिबरलिज्म कब आया था, लिबर्टेरियन और न्यू लिबरल, तो आपको डेट्स जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हो। अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि लाइबर्टेरियन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही रिसेंट कॉन्सेप्ट है, 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1960s में आया था। न्यू लिबरल जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट है। देखिए रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट, उनकी बुक आई थी अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, उस बुक में उन्होंने थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट दिया है। अब यहाँ पे एंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। एंटाइटलमेंट यानी कि
जिस चीज को आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना, उसे कहा जाता है कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर दिस थिंग, है ना। और इसी इसी में उन्होंने कहा था थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और प्राइवेट प्रॉपर्टी को इन्होंने क्या किया था, डिफेंड किया था एक तरह से थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट थ्योरी में। उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सबको होना चाहिए, साथ ही में सबको जो है वो राइट मिलना चाहिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, जिसमें जितनी क्षमता है, यानी कि जो जिस चीज के लिए इंटाइटल हो उसे वो चीज मिलनी चाहिए। साथ ही में ये बात करते हैं इनएफिशिएंसीज और इनकैपेसिटीज की आर इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन हैज अ राइट टू अचीव देयर बेस्ट, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंटाइटलमेंट थ्योरी में वो कहते हैं कि किसी में इनएफिशिएंसीज होती है, इनकैपेसिटीज होती है, यानी कि आपके सबको भगवान ने जो है सेम ब्रेन दिया है, सिमिलर दिमाग दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने नॉलेज, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ लोग अपने ब्रेन का या अपने नॉलेज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं और वो हर एक चीज को पाने के लिए एंटाइटल होते हैं। और वहीं पे जो लोग अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं होती है, वो गरीब रह जाते हैं, वो पैसे नहीं कमा पाते, ठीक है। तो वो उनका अनअचीवमेंट है, ऐसा रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं। और स्टेट का यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि वो गरीब है इसके लिए अमीर से पैसे लो और गरीब को दो, तो इसके खिलाफ बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक। वो कहते हैं कि जो बंदा जिस चीज के लिए इंटाइटल है उसे वो मिलनी चाहिए, राइट। Entitlement theory of Nozick advocated that one is entitled to achieve more money provided that earned by a fair means, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो बात क्या कर रहे हैं, देखिए इस पैसे कमाओ, बहुत ज्यादा पैसे कमाओ लाइफ में, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है कि आप जिस चीज के लिए एंटाइटल हो, आपको कार खरीदनी है, घर खरीदने हैं, बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप करो, लेकिन किस तरह से आपकी जो इनकम है, जो आपका पैसा है, वो फेयर मीन्स से आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अच्छे तरीकों से, ऐसा नहीं कि आप एक अमीर घर के लोग, एक अमीर बंदे के घर पे चोरी कर दो और बोलो कि वो पैसा मेरा है, मैं अमीर बन गया, वो फेयर मीन्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। फेयर मीन्स यानी कि आप मेहनत करके पैसे कमाओ और आपसे वो पैसे कोई छीनेगा नहीं, क्योंकि आप इंटाइटल हो उसके लिए। यही कहना है बेसिकली इंटाइटलमेंट थ्योरी में रॉबर्ट नॉजिक का। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम, कार फॉर अ रिच मैन एंड अ बाउल फॉर बेगर। अब यहाँ पे एक रिच आदमी, एक अमीर आदमी क्या इंटाइटल करता है, वो क्या डिजर्व करता है, एक मर्सिडीज कार, एक ऑडी कार, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, बहुत सी कारें हैं, ठीक है। तो लेकिन एक अमीर आदमी क्या डिजर्व करता है, एक एक महंगी कार लेना वो डिजर्व करता है, वो एंटाइटल है उसके लिए, उसने उतने पैसे कमाए हैं, ठीक है, उसके लिए वो चीज बनी है। और बाउल फॉर बेगर, यहाँ पे जो इनकैपेसिटीज और इनइफिशियंसी की जो बात कर रहे थे हम, यहाँ पे आ जाता है बाउल फॉर अ बेगर। अब एक गरीब आदमी के लिए क्या डिजर्व करेगा बेगर, यानी कि भिखारी, ठीक है। एक भिखारी क्या डिजर्व करेगा, कटोरा, यानी कि बाउल, क्योंकि वही उसकी वो उसी चीज के लिए क्या है, एंटाइटल है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कुछ प्रोसीजरल जस्टिस। अब हम देखते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है। प्रोसीजरल जस्टिस क्या कहता है कि अगर प्रोसीजर सही है तो उसका आउटकम भी सही होता है, ठीक है। तो लेकिन जो सब्सटेंटिव जस्टिस है, मूल जस्टिस है, वो कहता है कि प्रोसीजर कोई भी हो, ठीक है, प्रोसीजर कोई भी हो, आउटकम फेयर होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी प्रोसीजर का इस्तेमाल करिए, दैट डजंट मैटर, लेकिन जो एंड रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो हर बार सही होना चाहिए, ऐसा सब्सटेंटिव जस्टिस में कहा जाता है। इन सब्सटेंटिव जस्टिस नोशन, if outcomes are right, then whatever procedure which are adopted to maximize the probability of argumenting just and fair outcome will be accepted। यहाँ पे वही बात हो रही है जो मैंने आपको अभी हिंदी में एक्सप्लेन की है, ठीक है, कि अगर आपका आउटकम सही होता है, ठीक है, तो चाहे प्रोसीजर कोई भी हो, ठीक है, वो आउटकम सही होना चाहिए, ओके। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि आपके घर पे चोरी हुई है, आपने जो है वो रिपोर्ट की है, प्रोसीजर के थ्रू आप जा रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, देखिए कि कोर्ट के पास टाइम नहीं है। एकलौता केस है क्या आपका कोर्ट के पास? नहीं है। कोर्ट के पास बहुत सारे थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स ऑफ केस पेंडिंग में है। पहले वो उनको न्याय दिलाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका नंबर आएगा कभी, फिर आपको न्याय मिलेगा। अब इस प्रोसीजर के चलते 1 साल, 2 साल, 10 साल भी बीत सकते हैं। 10 साल तक आप केस में कोर्ट लड़ते रहोगे अगर आप प्रोसीजर के थ्रू जाओगे तो।
वहीं पे सब्स्टेंटिव जस्टिस क्या बोलता है कि इन प्रोसीजर को छोड़ो, प्रोसीजर के पीछे मत भागो, डायरेक्टली आउटकम देखो। अगर आप बिना प्रोसीजर के भी एक प्रॉपर आउटकम ला सकते हो तो ये एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये देखिए एग्जांपल में हमने देख लिया। देखिए प्रोसीजर जस्टिस आर्ग्यू क्या करते हैं, दैट व्हाट एवर आउटकम विच आर अराइव्ड आफ्टर द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब यहाँ पे प्रोसीजर जस्टिस बोलते हैं कि प्रोसीजर सही होना चाहिए, आउटकम वेरी कर सकता है, आइदर वो अच्छा आउटकम निकलेगा या बुरा आउटकम निकलेगा, लेकिन आपको प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहिए। और इसी को अपोज करता है सब्स्टेंटिव जस्टिस कि आउटकम अच्छा होना चाहिए, प्रोसीजर कुछ भी हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, दैट प्रोसीजर डू नॉट गारंटी फेयर आउटकम। क्यों फेयर आउटकम? अभी हमने देखिए चोरी वाला एक एग्जांपल लिया था, और एक एग्जाम लेते हैं हम कार्ड गेम्स का, ठीक है। यानी कि देखिए आप जो है ताश खेलते हो, कुछ लोग आईपीएल में बेटिंग करते हैं, सट्टा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप आए हैं, ठीक है, आजकल तो उन्हीं की ऐड चल रही है, आईपीएल भी चल रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा सट्टा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेटिंग क्या होता है। आई होप आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, आपको ये चीज़ें नहीं पसंद है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हो आगे जाके, तो आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग मीन्स ऑफ अर्निंग मनी है, ठीक है, ये सही तरीका नहीं है मेहनत से कमाओ। देखिए कार्ड गेम में क्या होता है बेसिकली, या सट्टा में क्या होता है कि आईपीएल का एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टीम के ऊपर 100 रुपए लगाए हैं, और ऐसे ही एक कंपटीशन है, एक बेटिंग का साइट है जहां पे आपने 100 रुपए लगाए हैं एक टीम के लिए कि वो टीम जीतेगी, लेकिन आपके साथ और 100-200 लोगों ने भी पैसे लगाए हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए 100 लोगों ने 100 रुपए लगाए हैं, तो जो जीतेगा उसको सारे पैसे मिलेंगे, जो हारेगा उसका लॉस हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसीजर कैसी है, फेयर प्रोसीजर है ना, सबको समान अवसर मिला है जीतने का, किसी को ऐसा नहीं कहा है कि आपके पैसे डूबने वाले, सबको कहा है कि आप अपनी मर्जी से बैटिंग करो। अब आउटकम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, या तो आप जीतोगे या तो आपका लॉस होगा, है ना, लेकिन प्रोसीजर तो सही है, लेकिन आउटकम कैसा है, डिफरेंट है। तो यही चीज सब्स्टेंटिव जस्टिस कहते हैं कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो मत करो, आउटकम को फॉलो करो, आउटकम सही है तो सब सही है। आई होप यहाँ पे आपको दोनों भी कंसेप्ट समझ गए हैं, प्रोसीजरल जस्टिस के और सब्स्टेंटिव जस्टिस के। अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं कंसेप्ट, तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसलिए मैं जो है वीडियो लंबी बन जाती है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ज्यादा देता हूं, और एग्जाम्पल से आपको चीजें अच्छे से याद रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ डायमेंशंस देखेंगे हम अभी जस्टिस के। देखिए 4 डायमेंशंस होते हैं बेसिकली जस्टिस के। सोशल जस्टिस जिसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय, दूसरा हो जाता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय, तीसरा हो जाएगा आपका पॉलिटिकल जस्टिस जिसको आप क्या कहते हो, पॉलिटिकल जस्टिस को जल्दी बताइए, राजनीतिक न्याय, और साथ ही में लीगल जस्टिस यानी कि कानून द्वारा प्रोवाइड किया गया न्याय। अब यहाँ पे सोशल जस्टिस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड टर्म में आपको दिखेगा नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, देखिए ये एक रेसिज्म के बारे में है, ठीक है, मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है, ठीक है, रेस के बारे में डिस्क्रिमिनेशन है, कलर के बारे में डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर, अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। इन सब को खत्म करने के लिए हमें क्या जरूरी है, सोशल जस्टिस लाना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे इस इमेज में आपको सारी चीजें जो है वो क्लियरली समझ जाएंगी, डिस्क्रिमिनेशन कितने तरह का होता है। सोशल जस्टिस इज एन एक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो सामाजिक न्याय है वो किसके द्वारा लाया जाता है, खुद समाज इन कायदों को बनाता है, और बाद में क्या करता है, लॉ बनाता है, कायदा बनाता है, और एक ऑफिसर को वहां पे क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है उनको वहां पे, ताकि उस लॉ को वो ठीक से चला पाए, ठीक है। सोशल जस्टिस में ऐसे लॉज जो सोसाइटी ने बनाए हैं और बनाए होते हैं, और बाद में गवर्नमेंट उसे लॉ बना देता है, ठीक है, कुछ ऐसे कायदे जो समाज ने बनाए हैं और बाद में जो है सरकार उसे क्या कर देता है, कायदा बना देता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे दिया तो है कॉन्सेप्ट कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सोशल जस्टिस में होता क्या है, देखिए मेजॉरिटी प्रिवेल करती है। जैसे कि समाज में एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, अब वहां में
वहां पे 20% लोग माइनॉरिटी है, यानी कि 100 में से 20 लोग माइनॉरिटी है और 80% जो है वो मेजॉरिटी है। अगर लोगों ने कहा कि हमें एक न्याय लाना है और उन्होंने मेजॉरिटी बनाई और मेजॉरिटी लोगों ने अगर कहा कि हमारे लिए ये न्याय सही है, तो पूरी सोसाइटी को उस न्याय को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो जो 20 लोग हैं माइनॉरिटी वाले, वो चाहते हैं कि उनके साथ इस न्याय के द्वारा नाइंसाफी हो रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मेजॉरिटी के द्वारा ये लॉ लाया गया है, तो उनको वो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए हेल्थ लॉज सबके लिए डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एक दिया है यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है, देखिए इच्छा मृत्यु लेना, इच्छा मृत्यु। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में बहुत ही डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो सरकार ने यूथनेशिया को एक्सेप्ट किया है, कायदा बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यूथनेशिया का क्या होता है। अब यूथनेशिया यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे आप जिंदा होकर भी जिंदा नहीं हो, यानी कि कोमा वाला पेशेंट। अब एक बंदा जो है वो कोमा में है सालों तक, 10 साल हो गए उसे वो कोमा में है। अब वो बता भी नहीं सकता कि उसको जिंदा रहना है या मरना है। तो यूथनेशिया में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इच्छा मृत्यु का, जहां पे फैमिली डिसाइड करती है कि जो आपका पेशेंट है वो 10 साल से कोमा में है और डॉक्टर का कहना है कि देयर इज नो चांस कि हाल फिलहाल में वो ठीक हो जाए या कोमा से जाग जाए। तो फैमिली चाहती है कि अपनी खुद की परेशानी भी कम हो और जो पीड़ित है, जो पेशेंट है, उसकी भी परेशानी कम हो, तो उसके लिए वो इच्छा मृत्यु की डिमांड करती है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है यूथनेशिया। अब यूथनेशिया में क्या हो रहा है, अब वो जो बंदा है उसकी सोच तो किसी को भी नहीं पता है जो कोमा में है, वो शायद जीना भी चाहता हो, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं यार हम परेशान हो गए उसके लिए काम करते करते, अब उसको मर जाना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके साथ क्या हो जाएंगी, इनजस्टिस हो जाएंगी, है ना, नाइंसाफी हो जाएगी। आई होप यहाँ पे सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आपको समझ गया है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है। ठीक है, अब आर्थिक जस्टिस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे एक ही प्रिंसिपल लागू करता है वो होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, यानी कि सबको जो है वो समान हक मिलना चाहिए, पैसे कमाने का, काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जस्टिस, economic justice is indeed closely related to social justice because economic system is always an integral part of a social system। किससे रिलेट करता है ये, किससे रिलेटेड होता है ये इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो आपको सोशल जस्टिस से ही लाता है। अब सोशल जस्टिस में अगर आपने कहा कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, और इक्वल अपॉर्चुनिटी ये प्रिंसिपल किसका है, इकोनॉमिक जस्टिस का है। तो इस तरह से ये दोनों कैसे हैं, लिंक्ड है एक दूसरे से, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। Economic rights and opportunities available to an individual are always a part of social system। अब सबको समान हक देना, सबको समान अवसर देना, इकोनॉमिक अवसर, ये सोशल सिस्टम का काम है और यही करता आ रहा है सोशल सिस्टम, सबको समान अवसर मिलता है। इट इज अ मॉरल प्रिंसिपल विच गाइड इन डिजाइनिंग आवर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलना, ये प्रिंसिपल कैसा है, एक मॉरल प्रिंसिपल है, सबको समान अवसर मिलना। इसी के ऊपर क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो डिजाइन किया जाता है, वही फाउंडेशन है, वही बेस है हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का। इन लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इकोनॉमिक जस्टिस हैड प्राइमरीली रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ पे देखिए एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक होता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट है, देखिए जहां पे क्या होता है कि सोसाइटी में 100 अमीर लोग हैं और 50 गरीब लोग हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या होता है कि उन अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स वसूला जाता है ताकि उन गरीब, जो समाज का वो तबका है जो कि गरीब है, उनकी भलाई के लिए काम किया जाए, उसे ही कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, एक था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जहां पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर मीन्स से होना चाहिए, और रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या होता है कि आपको अमीर लोगों से पैसे लेना है कुछ और गरीब लोगों में बांटना है, वो हो जाएगा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सपोर्ट करता है, न्यू लिबरल थिंकर, जैसे कि हैरोल्ड लास्की, मैक्लेवर, बार्कर, हॉबहाउस, ये सारे कौन है, न्यू लिबरल थिंकर है। अब न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट आया कब था, मैंने आपको पहले ही बताया है 1970s में ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, न्यू लिबरलिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंडिया में भी होता है, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती है उसको उतना ज्यादा टैक्स लगता है।
है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी 5 लाख सालाना जो है वो इनकम है, तो आपको उसका 10%, ठीक है, 5% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लैक्स पर ईयर है, ठीक है, पर एनम है, आपकी इनकम 50 लाख से भी ज्यादा है सालाना, तो आपको जो है वो 30%, 40% टैक्स लगा जाता है। उसे ही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमने देखा था राइट्स इक्वेलिटी, उसमें भी हमने पॉलिटिक्स में देखा था कि पॉलिटिकल राइट्स कौन थे, पॉलिटिकल इक्वेलिटी कौन सी होती है। सिमिलरली पॉलिटिकल जस्टिस देखेंगे हम। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, बेसिकली समाज में सबको क्या मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा, फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, है ना। आपको जो है वो वोट देने का अधिकार है, साथ में आपको मिनिस्टर बनने का भी अधिकार दिया है, आप एलिजिबल हो, है ना, सबको समान अवसर दिया जाता है। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स गिविंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का समान अवसर सभी को दिया जाता है। वहां पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रेड, सेक्स, जेंडर, बर्थ, ठीक है, सबको समान अवसर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है पॉलिटिकल जस्टिस का। देखिए अलग अलग डायमेंशंस होते हैं लिबरल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल जस्टिस के। इक्वल पॉलिटिकल राइट सबको मिलना चाहिए। और सबसे पहले जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात किसने की थी, लिबरल थिंकर्स ने, ठीक है। सबसे पहले लिबरल थिंकर्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि पहले राजनीतिक न्याय दो सभी को, तब जाके सोसाइटी अच्छी बन सकती है। सबको लिबर्टी दो, सबको राइट दो, सबको हक दो पॉलिटिकल जस्टिस का, यानी कि राजनीतिक अधिकार दो सभी को। ये सबसे पहले बात किसने की थी, लिबरल थिंकर ने। और लिबरल डेमोक्रेसी के ये कुछ प्रिंसिपल दिए हैं जो कि बहुत ही आसान है, आप पढ़कर समझ सकते हो। एग्जाम्पल भी दिए हैं, एग्जाम्पल भी एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लीगल जस्टिस क्या होता है, ठीक है। लीगल यानी कि कैसा होता है, कानूनी न्याय कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लीगल जस्टिस मीन्स रूल ऑफ लॉ नॉट रूल बाय एनी पर्सन। और यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जस्ट लॉ की, यानी कि ईच एंड एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। लीगल जस्टिस में क्या होता है, कानून के सामने कैसे है, सब समान है। यहाँ पे देखिए ये बंदा क्या बोल रहा है, आई एम अबव द लॉ, तो ये लीगल जस्टिस में नहीं आएगा। कोई भी लॉ से बड़ा नहीं होता है, कायदे या कानून से कोई भी बड़ा नहीं होगा, सब समान होंगे। इंक्लूड टू थिंग्स, ऑल मेन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड दैट लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल। यहाँ पे दो प्रिंसिपल दिए हैं, ये दो प्रिंसिपल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं, ठीक है, सबको याद होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब ये दो प्रिंसिपल है जो कि हमने लिए हैं यूएसए से, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इक्वल कंसेप्ट ऑफ लॉ हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हमने कहाँ से लिए हैं, तो आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। देखिए लीगल राइट इज एसोसिएटेड विद लीगल सिस्टम एंड जुडिशियल प्रोसीजर्स, ठीक है। अब लीगल सिस्टम है ना, एक सिस्टम होता है आपका, वही से आपको मिलता है, आपका जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे प्रोसीजर्स के द्वारा आपके साथ लीगल जस्टिस आपको दिया जाता है। बेसिकली लीगल जस्टिस के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हो जाएगा जस्ट लॉ और दूसरा होता है जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जस्ट लॉ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लॉ शुड बी फेयरली लेजिस्लेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। यानी कि जो आप कानून बना रहे हो, जो कानूनी न्याय आप बना रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली लेजिस्लेटेड होना चाहिए, एक फेयर मीन्स से बनाया जाना चाहिए। उस लॉ से किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, वो देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, एनी कस्टम लॉ ट्रेडिशन विच वायलेट दिस बेसिक टर्म आर टर्म एज अनजस्ट। अब कोई भी ऐसे कस्टम ट्रेडिशंस आपके कल्चर में, जैसे हमने देखा है कि अगर उससे अन्याय हो रहा है सोसाइटी में, या वो वायलेट करता है इस दो एलिमेंट को लीगल जस्टिस के, तो उसे क्या कहा जाना चाहिए, अनजस्ट कहा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। पहला देखा हमने जस्ट लॉ, दूसरा है जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है, जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अब लॉ तो बना तो दिया है हमने, लेकिन उसको चलाना भी सही से जरूरी है ना। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कायदे को या कानून को सही से लागू करना, सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, कोई भी नेता जो है वो अपने मर्जी से
कोर्ट को चला नहीं सकता, क्योंकि सबको इंडिपेंडेंस, सबको जो है वो इंडिपेंडेंस दिया है, सबको अपने अपने पावर दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लीगल जस्टिस। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट वीडियो में रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, और फॉलो करिए नेक्स्ट लेक्चर को। ठीक है, बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का और उनके क्रिटिक्स का, जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।